हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के हिंदी के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ योजना। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए यदि आपको हिंदी विषय की पाठ योजना बनानी हो तो। और वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो लाइक जरूर करें। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ योजना संख्या 21 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद कक्षा है 8, विषय है हिंदी, प्रकरण है दहेज प्रथा एक आविष्कार, जो कि एक निबंध है, ठीक है। उसका है अवधि। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसका दिनांक मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब लिखेंगे। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों को पठन पाठन के द्वारा उसे कठिन शब्दों का उच्चारण करना सीखना। और तीसरा पॉइंट है छात्रों को उचित आरोह विराम आदि के साथ वाचन में अभ्यास कराना, ठीक है। उसका चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों के लेखन क्षमता का विकास करना, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र विषय वस्तु का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। उसका दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र समाज में विद्यमान सामाजिक समस्याओं की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हुए दहेज प्रथा की समस्या पर विचार करेंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र सामाजिक जीवन में इसका महत्व बता सकेंगे। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। उसका लिखेंगे शिक्षण सामग्री। इसमें आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सब सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, चार्ट पेपर इत्यादि, ठीक है। उसका लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र विवाह दहेज आदि की सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का महत्वपूर्ण हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और कोई गलतियाँ भी नहीं होगी। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्रम संख्या में मान लिखेंगे। उसका छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, विवाह होने पर कन्या किसके घर जाती है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे अपने पति के घर जाती है, ठीक है। उसका छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, कन्या पति के घर जिस धन और सामान को लेकर जाती है उसे क्या कहते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देते हैं दहेज, ठीक है। उसका छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, दहेज समाज में किस रूप में प्रचलित है। तो छात्र छात्रा इसका उत्तर क्या देंगे? इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपके कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे समझाएं बच्चों को। उसके बाद लिखेंगे उद्देश्य कथन, और इसमें लिखेंगे छात्रों, आज हम समाज में प्रचलित दहेज प्रथा की समस्या पर विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण।
प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलम से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट। इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, यानी कि इसमें शिक्षक क्लासरूम में क्या क्या एक्टिविटी करा रहे हैं वो सब लिखेंगे। उसके बाद तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे दहेज प्रथा का अर्थ और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। आज भारतीय समाज में दहेज एक अभिशाप के रूप में व्याप्त है। दहेज के अभाव में निर्धन माता पिता अपनी बेटी के हाथ पीले करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। दहेज उन्मूलन के जितने प्रयास किए जाते हैं इतना ही वह सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिखेंगे दहेज प्रथा का अर्थ, हेडिंग देंगे। उसके बाद लिखेंगे आज भारतीय समाज में दहेज एक अभिशाप के रूप में व्याप्त है। दहेज उन्मूलन के जितने प्रयास किए जाते हैं इतना ही वह बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे प्राचीन काल में दहेज का स्वरूप और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। प्राचीन काल में कन्या को ही सबसे बड़ा दान समझा जाता था। माता पिता वर पक्ष को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ देते थे उसे वे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे और जो धन कन्या को दिया जाता था वह स्त्री धन समझा जाता था, ठीक है। उसका शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे मध्यकाल में नारी की दयनीय स्थिति और इसके बारे में छात्र अध्यापक बताते हैं मध्यकाल में नारी के प्राचीन आदर्श को झुटलाकर उसे भोग एवं विलासिता का साधन बना दिया गया। उसका स्वयं का अस्तित्व घर की चार दीवारी में संतानोत्पत्ति करने में ही सिमट कर रह गया। इसका समय पर पुरुष समाज द्वारा उसे धन के समान भोग्य वस्तु समझा जाता था। उसके धन को माता पिता द्वारा दिए गए धन को वह अपनी वस्तु समझने लगा। उसका शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आधुनिक काल में दहेज का स्वरूप, ठीक है। और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं देखिए। आधुनिक काल में दहेज अपने सबसे विकृत स्वरूप में सामने है। अब तो ऐसा लगता है मानो दहेज लेना वर पक्ष का जन्मसिद्ध अधिकार है। दहेज के बिना सद्गुणी कन्या का विवाह होना भी एक जटिल समस्या बन गया है। इस दहेज के कारण कितनी कन्याएं आत्महत्या करने के लिए विवश हो रही है और कितनी ही दहेज के लालची लोगों के द्वारा जला अथवा मार दी जाती है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को भी अच्छे समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे प्राचीन काल में दहेज का स्वरूप, ठीक है। और इसमें लिखेंगे प्राचीन काल में कन्या को ही सबसे बड़ा दान समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मध्यकाल में नारी की दयनीय स्थिति, हेडिंग देंगे। उसके बाद लिखेंगे पहला पॉइंट में मध्यकाल में नारी के प्राचीन आदर्श को झुटलाकर उसे भोग एवं विलासिता का साधन बना दिया गया। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे उसका स्वयं का अस्तित्व घर की चारदीवारी में संतानोत्पत्ति करने में ही सिमट कर रह गया, ठीक है। उसके बाद हेडिंग देंगे आधुनिक काल में दहेज का स्वरूप, ठीक है। और इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आधुनिक काल में दहेज अपने सबसे विकृत स्वरूप में सामने है। उसका दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इस दहेज के कारण कितनी कन्याएं आत्महत्या करने के लिए विवश हो रही है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों में जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं दहेज का प्राचीन अर्थ क्या है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं देखिए। उत्तर देते हैं दहेज का प्राचीन अर्थ कन्या के पिता के द्वारा श्रद्धा एवं प्रेम स्वरूप दी गई भेंट है, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे दहेज एक अभिशाप के रूप में, ठीक है। और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताते हैं वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं पिता के द्वारा कन्या को या वर को स्वेच्छा से उपहार देने में कोई बुराई नहीं है, किंतु जब विवश होकर उसे धन देने को बाध्य किया जाता है या फिर धन वसूलने के लिए वर पक्ष के लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं तभी दहेज एक अभिशाप बन जाता है, ठीक है। कन्या के पिता द्वारा जब वर पक्ष की मांगे पूरी करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उसकी पुत्री का शारीरिक मानसिक उत्पीड़न प्रारंभ कर दिया जाता है।
उसे घर से निकाल दिया जाता है, वैवाहिक संबंध तोड़ने की धमकी दी जाती है और कभी कभी तो उसकी हत्या तक कर दी जाती है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे दहेज एक अभिशाप के रूप में, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पिता के द्वारा कन्या को या वर को स्वेच्छा से उपहार देने में कोई बुराई नहीं है, किंतु जब विवश होकर उसे धन देने को बाध्य किया जाता है या फिर धन को वसूलने के लिए वर पक्ष के लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तभी दहेज एक अभिशाप बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए, प्रश्न है दहेज एक अभिशाप है, क्यों? तो इसका उत्तर छात्र छात्रा क्या देंगे? देखिए, इसका उत्तर छात्र छात्रा देते हैं क्योंकि दहेज के कारण कन्याओं के साथ दुर्घटनाएं होती है, ठीक है। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम एक या दो प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है किन कारणों से दहेज एक अभिशाप बन गया है। उसका दूसरा प्रश्न देखिए, कन्या के पिता पर दहेज का क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें चेक भी कर सकें। इसमें भी मिनिमम एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न है दहेज प्रथा पर अपने परिवार के सदस्यों की राय लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।